दोस्तों, राजस्थान वीडियो की क्लास में हमने पिछली वीडियो में आपको खान एवं खनिजों से संबंधित जो है वीडियो डाला था और उसमें हमने आपको बताया था कि खनिज की परिभाषा क्या है और राजस्थान में खनिज किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, खनिज कितने प्रकार के हैं, राजस्थान में खनिजों की नीतियाँ कौन कौन सी आई हैं, प्रथम नीति कौन सी थी और अंतिम नीति कौन सी थी, वो सारा कुछ हमने बताया था। उसके अलावा अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र बताया था, पश्चिम स्तरीय, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, ये सब कुछ हमने बता दिया था। वही समुद्री खनिज क्या है, समुद्री खनिज के बारे में बताया था, इसको क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी एकाधिकार के बारे में बताया था कि खनिजों का जो एकाधिकार होता है वो क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया था। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में मैं इसका जो टॉपिक है खान एवं खनिज का लगभग इसको फिनिश कर दूं, लेकिन आपको बस धैर्य बना करके देखना है क्योंकि वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है क्योंकि ये जो है बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक देखना होगा और बस वीडियो को एंजॉय करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और नोट्स जो है साथ के साथ बनाते रहिए ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आपके नोट्स से आपका अध्ययन हो जाए, ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है क्या, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान, ठीक है ना। तो क्या योगदान रहा है, देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 81 प्रकार के खनिज पाए गए हैं, मैंने आपको पहले बताया था। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार उसमें 57 प्रकार के खनिजों का, कितने प्रकार के खनिजों का, 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो चुका है अब तक। अगला पॉइंट था, राजस्थान जो है देश में सेकंड नंबर पर है। राजस्थान कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है झारखंड। लेकिन ये सेकंड नंबर पर किसकी दृष्टि से, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, भंडार की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है। भंडार की दृष्टि से राजस्थान सेकंड नंबर पर है। अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से तो राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से भाई साहब तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। तो राजस्थान में जीडीपी की अगर बात करें तो राजस्थान की जीडीपी में जो खनिजों का जो हिस्सा है या योगदान है वो 5% है। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का हिस्सा कितना है, 5% जो खनिजों का हिस्सा या योगदान है। उसके अलावा राजस्थान की लगभग 2.5 लाख आबादी जो है प्रत्यक्ष रूप से खनिजों से जुड़ी हुई है और लगभग 20 लाख जो आबादी है वो अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं खनिज नीतियां कौन कौन सी थी। देखिए, खनिज नीतियों की प्रथम खनिज नीति जून 1978 में आई थी। कब आई थी, जून 1978 में प्रथम खनिज नीति आई थी। और इस खनिज नीति में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इस खनिज नीति में नए खनिजों की खोज पर जोर दिया गया था और बताया गया था कि नए खनिज का जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों का क्या किया जाए, विकास किया जाए, उन क्षेत्रों को क्या किया जाए, विकास किया जाए, ठीक है ना। तो इस पर जोर दिया गया था। उसके बाद सेकंड जो वन नीति आई थी 1991, उसके बाद 94, 1918, उसके बाद 2010 में ये जो आई थी 5वीं खनिज नीति आई थी। अभी जो वर्तमान की जो खनिज नीति है वो खनिज नीति है 6वीं खनिज नीति जो आई थी 2015 में, ठीक है ना। इस खनिज नीति को हम वर्तमान की खनिज नीति या फिर नई खनिज नीति या फिर अंतिम नीति के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इस खनिज नीति में क्या क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह खनिज नीति 4 जून 2015 को दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसका नाम था एम्बेसडर अराउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें देश के समक्ष इसको पेश किया गया था, ठीक है। इस खनिज नीति को देश के समक्ष कब पेश किया गया था, 4 जून 2015 को। इसमें जब पेश कर दिया गया था इसमें क्या क्या शर्तें थी, समझिए। इसकी शर्तें थी कि ग्रामीण व दूर दराज के लोगों को रोजगार में वृद्धि कर दी जाएगी, खनिजों का जो है राज्य की जीडीपी में हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि खनिजों का जो जीडीपी में राज्य की जीडीपी में 5% हिस्सा है वो काफ़ी नहीं है, इसलिए राज्य की जीडीपी में जो है खनिजों का हिस्सा बढ़ाना है, इसलिए इसकी जो है शर्तें थी। तीसरा था कि जो खनिज है उसको एक हेरिटेज विरासत में शामिल किया जाएगा। किसमें, हेरिटेज यानी कि ऐतिहासिक विरासत में शामिल किया जाएगा, इसलिए ऐतिहासिक विरासतों की जो वृद्धि कर दी गई है, पहले 2 थी अब उनको 3 कर दिया गया था 2015 में। कौन कौन सी समझिए। ऐतिहासिक विरासतों में आती है हमारी अरावली पर्वतमाला, उसके बाद पश्चिमी मरुस्थल ऐतिहासिक विरासत में आता है, उसके बाद खनिज पदार्थ ऐतिहासिक विरासत में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, खानों का जो आवंटन है वो ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है अपना राजस्थान। कि जो खान क्षेत्र थे उनका जो आवंटन है वो क्या कब किया जाएगा, कैसा किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब क्या होता था कि 2014 में एक घोटाला हुआ था और उसका जो खनिजों का जो सचिव था ना, उस सचिव ने क्या किया था, पहले जो थी ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, तो सचिव ने क्या किया, अपने जो रिश्तेदार थे उन सभी के लिए जो है जो क्षेत्र थे खनिजों के क्षेत्र वो बांट दिए थे, सभी के लिए अलग अलग क्षेत्र बांट दिए थे। तो अपने रिश्तेदारों में बांट दिया था उन क्षेत्रों को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन रिश्तेदारों ने क्या किया, या अपने भाई या अपने रिश्तेदारों में बांट दिया था। उसने क्या किया, उनको किसी अन्य कंपनी के लिए उठा दिया और उनसे उन्होंने पैसे वसूलना शुरू कर दिया, महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से उनसे पैसे वसूलना शुरू कर दिया, जो कि सरकार के खिलाफ था, जिससे सरकार को घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया
सरकार ने ये जो सुविधा थी आवंटन की, यानी कि खनिज क्षेत्रों का जो आवंटन था वो ऑनलाइन कर दिया। जिस तरह से दारू का जो ठेका होता है ना, सॉरी शराब का ठेका समझ लीजिए, शराब का जो ठेका होता है ना उसको ऑनलाइन खोला जाता है, और कौन कौन से क्षेत्र में शराब का ठेका आता है वो सारा कुछ जो है ऑनलाइन दे दिया जाता है। इसमें किसी की भी व्यक्तिगत भूमिका नहीं होती है, ठीक है ना। इसी तरह से इनका काम भी ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है ना, इनका काम भी ऑनलाइन किया जाता है और क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक सुविधा और कर दी गई थी, खानों को लॉक इन पीरियड 2 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष? 2 वर्ष कर दिया गया था। मतलब समझिए, जो खनिज क्षेत्र जिस व्यक्ति के नाम पर आएगा वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति 2 वर्ष तक उस खनिज क्षेत्र को किसी के लिए बेच नहीं सकता, किसी के लिए बेच नहीं सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे हम ठेका या शराब का ठेका जो खुलता है उसको बेच देते हैं 15 लाख में, 20 लाख में, या फिर ऐसा नहीं कर सकता। वो जो है 2 वर्ष तक तो उसको खुद को ही वो खनिज क्षेत्र चलाना पड़ेगा। उसके बाद यदि वो ऐसा करता है या फिर कोई अवैध काम करता है तो अवैध खनन करने पर 2 वर्ष की सजा होती थी पहले, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 5 वर्ष की कर दिया है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की कर दिया है। आगे जो दंड था वो 25,000 रुपये था, उस 25,000 की जगह उसको 5 लाख रुपये कर दिया है। 5 लाख रुपये का उसको दंड कर दिया गया है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसके हमने खनिजों के वर्गीकरण पढ़ लिए थे, खनिजों का वर्गीकरण यानी धात्विक अधात्विक, उसके बाद योगदान हमने पढ़ लिया है अर्थव्यवस्था में। अब हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण खनिज जो है अलग से पढ़ने वाले हैं, यानी कि अलग अलग खनिजों का हम विश्लेषण करने वाले हैं, अलग अलग खनिज कौन कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लोएस्क। समझिए लोएस्क, इसमें राज्य जो है देश का तीसरा स्थान रखता है, मतलब लोएस्क उत्पादन में तीसरा स्थान जो है राज्य रखता है, अपना राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। बात करें लोएस्क की, तो लोएस्क 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? लोएस्क 4 प्रकार का होता है भाई साहब। 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है समझिए। पहला होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। अगर बात करें हेमेटाइट की तो ये राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह एक प्राकृतिक अयस्क है। कैसा है? इसका प्राकृतिक अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है एक प्राकृतिक अयस्क है और इसमें जो लोहांश की मात्रा वो 65% है। कितनी परसेंट है? लोहांश की मात्रा 65% है किसमें? हेमेटाइट में। बात करें मैग्नेटाइट की तो ये सबसे उच्च किस्म का जो है लोहांश है, सबसे अच्छी किस्म है मैग्नेटाइट। मैंने आपको सारा कुछ लिखा रखा है, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके उत्पादन क्षेत्र की। उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं समझिए। लोएस्क के उत्पादन क्षेत्र पहला है जयपुर। जयपुर में कौन से हैं भाई? देखो उत्पादन क्षेत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। मोरिजा, बनेला क्षेत्र, चमू, चिपलाटा, ये जयपुर के मोरिजा, बनोला, चमू, चिपलाटा, ठीक है। अगर बात करें लोएस्क में तो लोएस्क के मामले में जो जयपुर है ना अपना, ये सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका? लोएस्क का। जयपुर अपना सर्वाधिक उत्पादन करता है लोएस्क का, ठीक है ना। और कौन कौन से क्षेत्रों में करता है? मोरिजा, बनेला, चमू, चिपलाटा। बस इनको रटना है भाई। मैं आपको बता दूं ये सारा कुछ तो आपको रटना ही है। देखिए ये वीडियो की क्लास है और वीडियो की क्लास में मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे हूँ कि आपको मैं ट्रिक से सारे डिस्ट्रिक्ट याद करवा दूं कि जो है लोएस्क किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कि लोएस्क की ट्रिक याद करवा दूं। जयपुर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, उदयपुर, इन सारा कुछ लोएस्क वाले क्षेत्र हो गए। आपको बता दूं आप ऐसी गलती कभी मत करना भाई, क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं आएंगे भाई साहब। ये वीडियो है, इसका नाम वीडियो, इसमें कभी भी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं आएंगे। इसमें आएगा कैसे? इसमें आएगा जो क्षेत्र अपना जयपुर है उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि जयपुर के मोरिजा, बनेला का नाम आएगा, चमू, चिपलाटा का नाम आएगा। अगर आप सोचें ट्रिक की, तो अगर मैं इनकी एक एक ट्रिक लिखवाऊंगा, देखिए झुंझुनू है, झुंझुनू में आपको लोएस्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर खिचड़ी है, सिंगाना से डावला तक का क्षेत्र है, ये आपके झुंझुनू वाले क्षेत्र में यहाँ पर लोएस्क देखने को मिलेगा। अगर मैं आपकी ट्रिक बनवाऊँ आपको, तो जयपुर वाले की अलग से ट्रिक बन जाएगी, एक चमू की, झुंझुनू की अलग से बन जाएगी, दौसा की अलग से, सीकर की अलग से, उदयपुर की अलग से। तो 8 से लेकर के 10 ट्रिक तो इसी में बन जाएगी। किसमें? एक लोएस्क की ट्रिक बन जाएगी। लेकिन लोएस्क जैसे मैं जान कितने आपको खनिज पदार्थ करवाने वाला हूँ, लगभग 40 से 50 खनिज पदार्थ करवाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आपकी 40 गुणा 50 कर देना, 400 ट्रिक बन गई। कितनी बन गई? 400 ट्रिक बन गई। भाई साहब 400 ट्रिक को आप याद भी नहीं कर पाओगे और आप ट्रिक को ही भूल जाओगे। इसलिए इससे बेटर तो यही है भाई साहब, इनको क्या है रटना है भाई मेरे, इनको रट लेना, क्योंकि रटने से ही काम चलेगा। 1-2 बार नहीं तो 3-4 बार देख लेना, रोजाना इनका रिवीजन कर लेना, 1 से लेकर के 5 दिन 10 दिन कभी भी इनका रिवीजन करते रहना, बार बार पढ़ते रहना, बस याद हो जाएंगे, टेंशन ना लेना और बार बार रिवीजन करना, तैयारी मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। बस ट्रिकों के चक्कर में मत रहो, शॉर्टकट पढ़ोगे तो शॉर्टकट ही नंबर आते हैं भाई, कुछ नहीं आता। इसलिए विस्तार से पढ़िए, ठीक है ना। तो वैसे मैं ट्रिक से भी करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं आता है ट्रिकों में से, ठीक है ना। तो झुंझुनू में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? झुंझुनू में खिचड़ी और सिंगाना से डबला तक का क्षेत्र, दौसा से नीमला, रायसेला, लालचौट, ये आपके 3 क्षेत्र दौसा में पाए जाते हैं। उसके बाद सीकर से कौन कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा? सीकर से डावला, नीम का ताना, उदयपुर में नीत का जो है नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, ये नाम के क्षेत्र आपको उदयपुर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद भीलवाड़ा में आपको मिलेगा पुरबनेड़ा, बागौर और 2 क्षेत्र आपको इसमें मिल जाएंगे। कितने? 2 क्षेत्र, यानी कि पुरबनेड़ा और बागौर। उसके बाद बूंदी में मिलेगा इंद्रगढ़। बूंदी में कौन सा मिलेगा? इंद्रगढ़ का क्षेत्र देखने को मिलेगा। अभी जो नवीनतम भंडार मिले हैं लोएस्क के, वो कहाँ पर मिले समझिए।
नवीनतम भंडार आपको भीलवाड़ा के क्षेत्र में मिले। भीलवाड़ा में एक क्षेत्र पड़ता है जीवों का खेड़ा से लेकर के ओजाना तक, जीवों के खेड़ा से लेकर के ओजाना तक का एक क्षेत्र पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है, यहाँ तक का। अगर बात करें तो इसमें लगभग आपको नवीनतम भंडार देखने को मिले हैं। तो इस क्षेत्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर एक लौह अयस्क का संयंत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लौह अयस्क का संयंत्र बना हुआ है, जिसमें कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं? एक तो जिंदाल ग्रुप, एक सेल यानी कि स्टेट ऑल इंडिया लिमिटेड, एक इस्पात निगम लिमिटेड, ये सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। लगभग 3-4 कंपनियां हैं जो इस भीलवाड़ा का जो संयंत्र इसमें बना हुआ है, लौह अयस्क का संयंत्र जो भीलवाड़ा क्षेत्र में बना हुआ है, कहाँ पर? जीवों का खेड़ा और ओजाना से 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र बना हुआ है भीलवाड़ा में, ठीक है ना। आगे हम बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज समझिए, मैंगनीज क्या है? मैंगनीज एक अयस्क है जो 3 प्रकार का अयस्क रखता है सामान्यतः, समझिए, ब्रोनाइट, पाइरोलूसाइट, एक साइलोमेलिन। बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज जो है इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, यानी कि व्यापारों का एक जैक कहते हैं। तो इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है किसको? मैंगनीज को। बात करें आगे इसके उपयोग क्या है मैंगनीज के, तो लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं समझिए? नरड़िया, कालाकोट, लीलवानी, कोसला। बस आपको देखो रट नहीं है भाई, ये तो सारे उत्पादन क्षेत्र रट नहीं है। कौन कौन से आते हैं? नरड़िया, कालाकोट, लीलवानी, कोसला, नरड़िया, कालाकोट, लीलवानी, कोसला, नरड़िया, कालाकोट, लीलवानी, कोसला, बांसवाड़ा, ठीक है। इस तरह से राजसमंद, नागेड़िया, राजसमंद, नागेड़िया, राजसमंद, नागेड़िया, राजसमंद, नागेड़िया, इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे भाई। उदयपुर में छोटी सार, बड़ी सार और सरूपसर, छोटी सार, बड़ी सार और सरूपसर। कौन कौन से आते हैं? छोटी सार, बड़ी सार, सरूपसर, छोटी सार, बड़ी सार, सरूपसर। इस तरह से उदयपुर के ये क्षेत्र हैं। किसके हैं उदयपुर के क्षेत्र? मैंगनीज के। किसके क्षेत्र हैं? मैंगनीज के क्षेत्र हैं, ओके। उसके बाद तांबे की बात करते हैं। तांबा आता है, देखिए तांबा जो है देश में अगर तांबे की बात करें, तांबे के स्थान में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा? 2nd नंबर पर उत्पादन के क्षेत्र में तांबा जो राजस्थान है दूसरे नंबर पर तांबे का उत्पादन करता है। उपयोग की बात करें तो विद्युत उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु ये है। उसके बाद सोने को मजबूत बनाने के काम में आता है। क्या आता है? तांबा सोने को मजबूत बनाने के काम में आता है। उत्पादन की बात करें तो तांबे का जो उत्पादन है वो झुंझुनू जिले से होता है। झुंझुनू कहाँ से होता है? खिचड़ी से होता है। कहाँ से होता है? खिचड़ी से होता है। खिचड़ी के अलावा झुंझुनू में सिंगाना, कॉपर, कोलिहान, चांदमेरी, यहाँ से भी इनका तांबे का उत्पादन होता है। बस झुंझुनू तो आप याद कर लेना, तो वेरी मोस्ट है ये सारे जो झुंझुनू के, तो वेरी मोस्ट है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से टपक आता है, ठीक है ना। बात करें खिचड़ी की, तो खिचड़ी में लगभग देश का 50% जो तांबा है, देश का 50% तांबा आपको झुंझुनू की खिचड़ी से मिलेगा। झुंझुनू की खिचड़ी से मिलेगा, मिलना भी चाहिए देश का 50%, क्योंकि भैया 2nd स्थान पर है, कोई मजाक नहीं है, 2nd स्थान पर है राजस्थान के तांबे का उत्पादन, ठीक है ना। बात करें उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा भाई साहब अंजनी सलूम्बर का क्षेत्र, राजसमंद में देखने को मिलेगा रेल मागरा का क्षेत्र, सीकर में बन्नू की ठाड़ी, नागला क्षेत्र, नागला को हम बोल सकते हैं मीरा की नांगल, ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा उदयपुर में, ओके। उसके बाद आपको मिल सकता है सीकर में हो गया, चूरू में आपको मिलेगा बीदासर का, सिरोही में बसंतगढ़, ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में तांबा संयंत्र कहाँ पर है? देखिए संयंत्र को भाई याद कर लेना, याद रख लेना, संयंत्र तो वेरी मोस्ट है भाई साहब, याद कर लेना, आ जाएगा संयंत्र। कौन सा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तांबा का संयंत्र देखिए आपको एक तो मिलेगा खिचड़ी झुंझुनू में, मिलना ही है, यहाँ पर तो सर्वाधिक 50% निकल रहा है, तो यहाँ पर तो तांबा का संयंत्र होना ही चाहिए। एक तो आपको मिलेगा खिचड़ी झुंझुनू में, दूसरा मिलेगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक तांबा का जो केंद्र है वो खिचड़ी झुंझुनू में है। उसके बाद ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है आयड़ को, यानी आहड़ को, ये आपका उदयपुर वाला क्षेत्र है। आयड़ आपने पढ़ा होगा, जो नदी जाती है, चंबल नदी जाती है, आयड़ या बेड़च के बाद आहड़ के बाद बेड़च, आयड़ इसका नाम चेंज हो जाता है उसके बाद, ठीक है ना। तो ये वही क्षेत्र है आयड़ वाला क्षेत्र, यानी कि आहड़ वाला क्षेत्र। उसके बाद ताम्र जिला की अगर बात करें तो आपको झुंझुनू को ताम्र जिला के रूप में या झुंझुनू को ताम्र जिला के नाम से जाना जाता है, यानी कि झुंझुनू को जाना ही जाएगा क्योंकि खिचड़ी में सर्वाधिक तांबा निकलता है। उसके बाद बात करें सीसा एवं जस्ता, देखो राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज, मैंने आपको एकाधिकार बता दिया है, मतलब ऐसा खनिज है जो राजस्थान में लगभग 90 से 95% देखने को मिलता है। सिर्फ राजस्थान कितने से 90 से 95% देखने को मिलता है। बात करें यह एक सह धातु खनिज है। कैसा खनिज है? सह धातु खनिज है, मतलब सीसा और जस्ता ये दोनों जो है एक साथ पाए जाते हैं, सह धातु खनिज है। इनका एक अयस्क है, क्या है अयस्क? वो मिश्रित अयस्क है। कैसा अयस्क है? मिश्रित अयस्क है, और उसका नाम है गैलेना। क्या नाम है उसका? नाम है गैलेना, ठीक है ना। तो उसका नाम है गैलेना, क्योंकि सीसा और जस्ता का एक मिश्रित अयस्क पाया जाता है, इसका नाम गैलेना है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद सीसा और जस्ता दोनों साथ साथ में आते हैं, इसलिए इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। कैसा खनिज कहा जाता है? इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। चांदी भी इनके साथ निकलती है, इसलिए इसको सहत उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहत उत्पाद कहा जाता है। याद रखना चांदी भाई इनके साथ ही निकलती है, सीसा जस्ता के साथ में चांदी निकलना स्वाभाविक है। इनके जहाँ पर सीसा जस्ता होंगे वहाँ पर चांदी भी होगी, याद रखना। इसलिए इनको तो कहा जाता है जुड़वा खनिज सीसा जस्ता को। अगर बात करें चांदी की तो उसको कहा जाएगा सहत उत्पाद, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाएगा? सहत उत्पाद। बात करें उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं?
उत्पादन क्षेत्र उदयपुर का है आपका माछिया मागरा जावर। तो और राजसमंद में है राजपुरा दरीवा, भीलवाड़ा में है रामपुरा अगूचा गुलाबपुरा। अब समझिए रामपुरा अगूचा ये तो आपके भीलवाड़ा में हो गए, कौन कौन से हो गए, रामपुरा अगूचा और गुलाबपुरा। बात करें रामपुरा अगूचा की, तो रामपुरा अगूचा की क्या भूमिका है, देखो यह जो है ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ते का उत्पादन किया जाता है। किसका सर्वश्रेष्ठ जस्ते का उत्पादन किसमें किया जाता है, भीलवाड़ा के रामपुरा अगूचा में। रामपुरा अगूचा में एशिया में सर्वश्रेष्ठ जो है उत्पादन किया जाता है। बात करें सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर में चौथ का वाड़ा, अजमेर में है क्या घोड़ा और ब्यावर, उसके बाद डूंगरपुर में है माणो की पाल, उसके बाद अलवर में है घोड़ा किशोरी दास। ये सारा क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा सीसा जस्ता का क्षेत्र। अगला है सीसा जस्ता संयंत्र कहाँ पर है, देखो मैंने आपको बताया संयंत्र इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये है आपकी देवारी उदयपुर में। उसके बाद सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र ये आपके चित्तौड़गढ़ चंदेरी में है। ठीक है ना, कौन कौन से हो गए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर, उसके बाद सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र ये आपको चंदेरी चित्तौड़गढ़। तो अब इसके बारे में समझिए, जो ये वाला है ना आपका सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र, ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है। किसका है, एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है सुपर स्मेल्टर जिंक जो है लिमिटेड, एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है। अब एक बात समझ लीजिए, ये तो होता है एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र, एक होता है एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जस्ता का उत्पादन क्षेत्र। ये आपका है भीलवाड़ा का रामपुरा अगूचा, भीलवाड़ा का रामपुरा अगूचा है एशिया का सबसे बड़ा जस्ता जो है उत्पादन क्षेत्र। और एक है आपका स्पर स्मेल्टर जिंक संयंत्र, यह है आपका एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र। ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना, इनको याद रख लेना, दोनों अलग अलग चीज़ें। एक तो है आपका संयंत्र, एक क्या है, एक तो आपका संयंत्र है और एक है आपका उत्पादक क्षेत्र, एक क्या है आपका उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई साहब। अगला बात करें, अगला है आपका भीलवाड़ा जिंक संयंत्र, ये आपका भीलवाड़ा में है। बात करें राजस्थान, देखो एक क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आए, एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक राजस्थान में सीसा जो है संयंत्र कहाँ पर है, सीसा संयंत्र, सिर्फ उसने सीसा संयंत्र पूछा है, जस्ता संयंत्र नहीं पूछा है। क्या पूछा है, सीसा संयंत्र पूछा है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, एक तो देवारी, एक है आपका देवारी उदयपुर में, चंदेरी चित्तौड़गढ़ में, 1+2 दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो इसमें से क्या है अपना उत्तर, कोई नहीं। क्यों है कोई नहीं, समझिए, क्योंकि देखिए देवारी में तो आपका कौन सा पड़ता है, देवारी में पड़ता है आपका जिंक वाला संयंत्र पड़ता है, और चंदेरी में भी आपका जिंक संयंत्र पड़ता है। तो यहाँ पर तो सीसा का ही नहीं होता, तो मैं आपको लिखा देता। और उसके बाद यानी 1+2 ये वाला वही नहीं, तो एक रह गया आपका ऑप्शन कोई नहीं। मतलब हमारे जो राजस्थान में है, ये मतलब हमारे राजस्थान में सीसा का एक भी जिंक संयंत्र नहीं है, एक भी सीसा संयंत्र नहीं है। ठीक है ना, इस बात को नोटिस कर लेना आए तो। अगला है आपका सोना। सोना तो आपकी सबकी जो है मनपसंद धातु होती है, ज़्यादातर लेडीज की होती है, यानी कि सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोने में पाया जाता है। तन्यता आप जानते हो, यानी कि खींचने पर वो बढ़ता है। उसके बाद भंडार कहाँ पर मिलते हैं, इसके बांसवाड़ा क्षेत्र में सोने के सर्वाधिक भंडार देखने को मिले हैं। और बांसवाड़ा में कौन कौन सा क्षेत्र, एक तो आनंदपुरा भूपिया, उसके बाद जगतपुरा भूपिया, उसके बाद घोटिया कम्बा, ये 3 क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये 3 क्षेत्र, एक तो है आपका आनंदपुरा भूपिया, एक आपका जगतपुरा भूपिया, एक आपका घोटिया कम्बा। ठीक है ना, इन तीनों क्षेत्रों में बांसवाड़ा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसके बाद वर्तमान में उत्पादन नहीं होता है, याद रखना इसका, सोने का वर्तमान में उत्पादन नहीं होता है। वर्तमान इसका कार्यक्रम हो गया बंद, भैया सोने की खान थी, खत्म हो गया सोना निकलना। उसके बाद राजस्थान में सबसे पहले जो है उत्पादन कार्य किसने किया था सोने का, इंडो स्टील कंपनी, इसने किया था। राजस्थान में सबसे पहला उत्पादन किया था इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने। बाद में किसने किया था, बाद में किया था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी ने, और इसका भी दिवाला निकल गया था, इसलिए बाद में चली गई थी। तो दोनों कंपनी ने राजस्थान में किया था। पहली कंपनी आई थी इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ये इसका दिवाला निकल गया, ये हथकड़ी कर गई, भैया हमारे बस की नहीं है। उसके बाद ये भी हथकड़ी कर गई कि सोना निकलना राजस्थान में हमारे बस की बात तो नहीं है, इसलिए दोनों कंपनियां चली गई थी। वर्तमान में इनका उत्पादन यहाँ से नहीं होता है। बात करें चांदी की, तो चांदी का एक एस्क है जिसका नाम है गैलेना। चांदी के एस्क का नाम क्या है, गैलेना, याद रखना। तो सीसा प्लस जस्ता के साथ पाई जाती है। ये सह उत्पाद है, क्या है, सह उत्पाद है। मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले। उत्पादन क्षेत्र जहां पर आपको सीसा जस्ता देखने को मिलेगा, वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, आपको चांदी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ उत्पादन क्षेत्र आपको और बता देता हूँ। देखिए, सर्वाधिक उदयपुर में जो है जावर की खान है। सर्वाधिक उदयपुर में जावर की खानों से आपको क्या देखने को मिलेगी, चांदी। सर्वाधिक उदयपुर में जावर की खानों से आपको चांदी मिलेगी। ठीक है, और देश की लगभग 90% चांदी जो है सर्वाधिक उदयपुर में जावर की खानों से देखने को मिलती है। ठीक है ना, लगभग 90%।
बात करें राजस्थान का एकाधिकार जो है चांदी के मामले में राजस्थान एकाधिकार रखता है। अब एक बात को आप रख लीजिए, अगर 90% ये निकाल के दे रहा है, 90% ये निकाल के दे रहा है तो एकाधिकार तो रखेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है ये, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखना। उसके बाद संयंत्र कहाँ पर है इसका? संयंत्र है सुपर जिंक स्मेल्टर, ये चंद्री चित्तौड़गढ़ में। तो सुपर जिंक स्मेल्टर जो है चंद्री चित्तौड़गढ़ में, ये जस्ते का भी, ये किसका, जिंक का भी, ये किसका है, जिंक का भी संयंत्र यहीं पर है। सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरी चित्तौड़गढ़, याद रखना। तो जिंक प्लस चांदी, यानी कि जिंक और प्लस चांदी, जिंक प्लस चांदी दोनों का जो है संयंत्र है। दोनों का संयंत्र कहाँ पर है? दोनों का संयंत्र है भाई साहब चंदेरी चित्तौड़गढ़ में, चंदेरी चित्तौड़गढ़ में दोनों का संयंत्र है, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं अब्रक। ये अब आ गए हमारे अधात्विक खनिज। अभी हम थोड़ी देर पहले जो अभी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम धात्विक खनिज। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे धात्विक खनिज, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, ठीक है। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? अधात्विक खनिज में हम पढ़ते हैं सबसे पहले अब्रक, ठीक है। अब्रक को क्या कहते हैं समझिए, अब्रक को हम माइका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइका भी कहते हैं, याद रखना। अब्रक को क्या कहते हैं? माइका भी कहा जाता है। उसके अलावा अब्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब्रक भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सफेद अब्रक, एक गुलाबी अब्रक। इसे बायोटाइटा भी कहते हैं। अब समझिए, जो गुलाबी अब्रक है, कौन सी? गुलाबी जो अब्रक है इसको बायोटाइट भी कहा जाता है, याद रखना। तो ये हमारी अधात्विक अब्रक है। कौन सी? अधात्विक अब्रक है। यदि थोड़ा सा तेज हो रहा हो ना, जल्दी जल्दी यानी कि फटाफट या फास्ट हो रही हो वीडियो, तो इसको स्लो कर लेना भाई, क्योंकि पार्ट इसलिए करा रहा हूँ हम जल्दी से जल्दी जो टॉपिक है खत्म कर सके और हमारा जो सिलेबस है वो लगभग एग्जाम होने से पहले अपना सिलेबस कवर हो सके, ठीक है ना। तो इसकी टेंशन मत लेना। ये आपको राजस्थान पुलिस में, मैंने पिछली बार बताया था, राजस्थान पुलिस में भी काम आने वाला भाई साहब, और आपको जितने भी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी काम आने वाला है। आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बस आपका जीवन भर का फंडा कट जाएगा, ठीक है ना। झंझट खत्म। ये सबसे कठिन टॉपिक होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है। बस याद रखना, आपको 2-3 बार पढ़ना है, बस समझाने की गारंटी मेरी है, याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, ओके। अगर आपको लगता है कि आपको जो है जिला ट्रिक से कराऊं तो भाई तो भूल जाओ, आप जिला जो है ट्रिक से करवाना बेकार है भाई। मैं पिछली बार बता रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा, कोई जरूरी नहीं। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन भाई मैं खुद याद नहीं करता उनसे। तो जिला विला याद करना ट्रिक से तो बेकार है, ठीक है। एक भी नहीं फंसता है वहां पर जाकर, ट्रिक को भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे, अगर पढ़े आगे क्या पढ़ रहे थे, इसको क्या कहते हैं? गुलाबी जो अब्रक है अपना, गुलाबी अब्रक है, इसको बायोटाइट भी कहा जाता है। उसके बाद ताप एवं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। क्या? अब्रक ताप एवं विद्युत की कुचालक होती है, याद रखना। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जब ताप की कुचालक होती थी और विद्युत की कुचालक होती है तो विद्युत क्षेत्रों में और ताप की भट्टियों में, ताकि वो ताप ना लगे, क्या ना लगे? ताप ना लगे। उसके अलावा विद्युत क्षेत्र में, ताकि हमको झटका ना लगे, इसलिए इसका विद्युत क्षेत्रों में भी किया जाता है, क्योंकि कुचालक होती है। विद्युत क्षेत्र में जैसे हमने देखा वो जो प्लम्बर नहीं होते, यानी कि जो लट्ठे नहीं होते ना गाँव में जो लगे होते हैं, उनके ऊपर चिड़िया, जिनको बोलते हैं चिड़िया सी लगी होती है, उन चिड़ियाओं में जो है ये किसकी बनी होती है? आपकी उसी की बनी होती है, ग्रेफाइट की, ठीक है ना। कि किसकी बनी होती है? ये उसी की बनी होती है। गुलाबी जो अब्रक होता है किसकी बनी होती है? गुलाबी अब्रक की बनी होती है। सॉरी, ग्रेफाइट निकल गया था, पता नहीं कैसे। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उत्पादन देखिए, भीलवाड़ा अब्रक सिटी जिसको हम कहते हैं उसमें भी इसका उत्पादन होता है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखना, इसलिए तो इसको अब्रक सिटी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग ताप की भट्टियों में करते हैं। क्षेत्र भीलवाड़ा में कौन कौन सा लगता है? दातापुरा और जहाजपुर। दातापुर और जहाजपुर 2 क्षेत्र इसके लगते हैं, वहाँ पर ही भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। उसके बाद अजमेर की बात करें तो अजमेर में ब्यावर और बेनाय 2 नाम की 2 क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। उदयपुर में चंपागौड़ा क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेरिलियम। बेरिलियम जो है यह एक पारदर्शी खनिज है। कैसा खनिज है? पारदर्शी खनिज है। मतलब इस जैसे ये बेरिलियम की परत है तो इसके इधर भी देख सकते हैं, इसके इधर भी देख सकते हैं। मतलब ये बेरिलियम की परत होगी, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो पारदर्शी खनिज है, ठीक है ना। तो एक पारदर्शी खनिज है। इसका उपयोग क्या होता है समझिए, इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में बंधक के रूप में किया जाता है और खरीद का अधिकार जो है सिर्फ सेना के DRDO के पास है। तो इसका उपयोग जो होता है परमाणु संयंत्रों में किया जाता है और जो खरीद का जो अधिकार होता है वो DRDO, जो कि भारतीय सेना की वो है, भारतीय सेना है, इसके जो है सिर्फ इसको यही खरीद सकती है इस बेरिलियम को, क्योंकि DRDO के पास ही सरकार ने इसको लाइसेंस दे रखा है खरीदने का, और कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता बेरिलियम को, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमाणु संयंत्रों में काम होता है, सेना का सबसे प्रिय जो पदार्थ है वो यही है बेरिलियम। अगर बात करें उत्पादन क्षेत्र की तो उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? उदयपुर में होता है, शिकारवाड़ी चंपागौड़ा में, जयपुर में होता है, गुर्जरवास, अजमेर के बांदर सिंदरी गांव में होता है, इसके अजमेर की बांदर सिंदरी गांव में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम और बेरिलियम तो वही है जो आपने पढ़े थे, संबंधक के रूप में बेरिलियम, यूरेनियम जो है विखंडन के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ आपकी यूरेनियम 298 आपने पहले पढ़ा होगा, यूरेनियम 298
जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उन्होंने पढ़ा होगा, आर्ट वालों की पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम यूरेनियम पढ़ रहे हैं, तो यूरेनियम में ये देखो ये आणविक खनिज है। कैसा खनिज है? आणविक खनिज है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभ के विखंडन में किया जाता है। देखो दो प्रक्रिया होती है, मैं आपको समझा देता हूँ, जो साइंस वाले तो ऑलरेडी जानते हैं, आर्ट वाले इनका पता नहीं, समझ लीजिए। एक तो होती है नाभ की विखंडन प्रक्रिया, एक कौन सी होती है? नाभ की है विखंडन वाली प्रक्रिया। एक होती है आपकी नाभ के विखंडन, एक होती है संलयन, एक होती है संलयन, ठीक है। नाभ के विखंडन में क्या होता है? नाभ के विखंडन में एक अणु होता है, जैसे कि एक अणु लीजिए हीलियम, तो ये अणु दो अणु में टूट जाएगा, एक तो आपके हाइड्रोजन प्लस में, दूसरा टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस में, ठीक है ना। ये तो आपके विखंडन मान होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, यानी कि एक अणु दो अणु में टूट गया। संलयन में क्या होता है? ये दो अणु आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन वाले H+, से एक अणु बनाते हैं जिसका नाम है हीलियम। जो संलयन अपक्रिया होती है कहाँ पर होती है? सूर्य में होती है भाई साहब। इसीलिए तो सूर्य का जो ताप बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? सूर्य का जो ताप है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें संलयन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें हीलियम बढ़ रहा है, हीलियम ताप बढ़ाने का काम करता है। और जो नाभ के विखंडन में काम आता है वो क्या आता है? यूरेनियम आता है। क्या आता है? यूरेनियम आता है, ठीक है ना। इस चीज को आप समझ लेना, नाभ के विखंडन में काम आता है यूरेनियम, तो नाभ के विखंडन में यूरेनियम कम होता है। और सूर्य में नाभ के संलयन की क्रिया होती है, मैंने वो समझा दिया। उसके बाद उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से? उत्पादन क्षेत्र एक तो है उदयपुर, जिसके उमरा क्षेत्र में उदयपुर में देखने को मिलता है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, इसको हम रोयला गाँव है, एक रोयल गाँव सीकर में, वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भीलवाड़ा में कौन सा है? बूढ़ास नाम का एक क्षेत्र है भीलवाड़ा में। उसके बाद अजमेर में किशनगढ़ है। राजस्थान में नवीनतम बंदर कहाँ पर देखने को मिले हैं? एक तो शेखावटी क्षेत्र है, एक जोधपुर है। एक जोधपुर का जो आगोलाई क्षेत्र है वो मौलानी समूह में देखने को मिला है, समझिए। यह है आपका राजस्थान। और राजस्थान में जो आपका सीकर यानी कि ये है आपका शेखावटी क्षेत्र, इसमें सर्वाधिक जो क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिला है, किसका भंडार देखने को मिला है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का भंडारण। तीसरा आपका जो मालानी क्षेत्र है ना, मालानी समूह, ये आपका बाड़मेर वाला क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? बाड़मेर वाला क्षेत्र। तो बाड़मेर वाले क्षेत्र में एक मालानी समूह है, और मालानी समूह में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अगोलाई गाँव। क्या नाम है? अगोलाई गाँव। इस अगोलाई क्षेत्र में जो है आपको यूरेनियम का भंडारण देखने को मिला है। सबसे जो नवीनतम भंडार यहीं पर देखने को मिले हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एवेस्टोस। एवेस्टोस एक राजस्थान का एकाधिकार वाला क्षेत्र जो है खनिज है। इसे मिनरल सिल्क भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिनरल सिल्क जो है इसको कहा जाता है। यह रेशेदार होता है। इसका उपयोग किस में आ जाता है? सीमेंट के पाइप बनाने में और सीमेंट की चादर बनाने में। तो सीमेंट के पाइप कैसे बनाए जाते हैं? जिस तरह से एक तरह से पाइप होते हैं जब आप बोरवेल में यूज करते हैं, वही वाले पाइप होते हैं। ये सीमेंट के पाइप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आपके एवेस्टोस का। उसके बाद बात करें उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्पादन इसके समझ लीजिए। उत्पादन आपका तीन क्षेत्र तो हैं उदयपुर के, सरुम्बर, खैरवाड़ा, ऋषभदेव, और दो क्षेत्र हैं आपके डूंगरपुर के, गोगरा और गटीगला, ठीक है ना। दो क्षेत्र आपके डूंगरपुर के, याद कर लेना भाई, रटने पड़ेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यह सारा कुछ जो है आपको रटना पड़ेगा, एक एक क्षेत्र। ये वीडियो है भाई। उसके बाद क्वार्टज है। क्वार्टज देखिए, इसका उपयोग जो होता है चीनी मिट्टी और विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र समझिए अजमेर, ब्यावर की केकड़ी गांव में। उसके बाद पाली, रायपुर और नानवेड़ा में। टोंक का देवली, मालपुरा और केकड़ी में। देखिए जो केकड़ी है ना, एक ही केकड़ी है, ये आपकी टोंक से भी लगा हुआ है और एक आपका जो है पाली से भी जो है अजमेर से भी लगा हुआ है। टोंक और अजमेर दोनों क्षेत्रों में केकड़ी लगा हुआ है। एक ही केकड़ी है, आधा आधा क्षेत्र इसमें बटा हुआ है, इसलिए दोनों में आ जाता है, दोनों में सम्मिलित हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पन्ना की बात करें। पन्ना देखो, पन्ना मैंने आपको पढ़ाया था, पन्ना हुआ, तांबड़ा हुआ और हीरा हुआ, ये सारे जो है महंगे खनिज होते हैं, ठीक है ना। बात करें पन्ना की। पन्ना जो है आपका हिंदी भाषा में इसको हरी की अग्नि कहते हैं, संस्कृत में मरकत कहा जाता है, अंग्रेजी में एमरलैंड इसको कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन जो है इसका राज संबंध में जो है काला गुमान नाम की जगह है, वहाँ पर पहली बार जो इसका उत्पादन किया गया था और इसकी जो पहली खान थी वो आपको काला गुमान वाले क्षेत्र में मिली थी 1943 में। उसके बाद जयपुर में पन्ना मंडी है, आपको पता ही है, जयपुर में वहाँ पर इसका उत्पादन क्षेत्र किया ही जाता है। बात करें सुलेमानी पत्थर, ये वही जादुई पत्थर है जो आप पिक्चर फिल्मों में देखते हैं, वही सुलेमानी पत्थर है। जादुई तो कुछ नहीं, बस कीमती पत्थर होता है। इसका एक अधिकार राजस्थान में इसका एक अधिकार है। सर्वाधिक सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान में इतने बड़े जो कीमती पत्थर हैं उनका एक अधिकार है। इसे घूमट भी कहा जाता है। उत्पादन होता है कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में इनका क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है ना। बात करें तांबड़ा क्या होता है। तांबड़ा पत्थर समझिए अंगूठी में पहने जाने वाला, जिसको हम लकी पत्थर बोलते हैं ना, जो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं लोग, जो पत्थर लेके आते हैं बहुत कीमतों में इसको बेचते हैं, वही होता है भैया। लकी पत्थर कुछ नहीं होता, ये बस एक कीमती पत्थर होता है। इसे जो है रक्तमणि या फिरोजा भी कहा जाता है। एकाधिकार वाला खनिज है, ये भी आपको एकाधिकार वाला खनिज है। सारे महंगे महंगे जो है खनिजों पर एकाधिकार है, फिर भी पता नहीं राजस्थान क्यों गरीब है। जितने एकाधिकार है साले, जितने भी महंगे महंगे खनिज हैं, ठीक है ना, पता नहीं क्यों गरीब है भाई, इसकी स्थिति तो आप ही जानो और सरकार जाने। उसके बाद एकाधिकार वाला खनिज है, ये दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एम्ब्रेसिड, एक होता है जैम।
जो इसका है राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है जेम नाम के, जो आपका जेम नाम का जो वो होता है तांबड़ा है, जेम नाम के तांबड़ा का सर्वाधिक जो है राजस्थान में उत्पादन होता है जेम नाम के तांबड़ा का, और इसका तो नहीं होता, कम होता है, ठीक है। उसके बाद उत्पादन कहाँ होता है, टोंक में होता है, राजमहल, कुशालपुर में, अजमेर में होता है, खेरवाड़ा में, भीलवाड़ा में, एक बलिया खेड़ा नाम की जगह वहाँ पर होता है। अब बात करें हीरा की, तो हीरा जो है आपको प्रतापगढ़ और केसर, प्रतापगढ़ एक ही जिला है बस, प्रतापगढ़ में देखने को मिलता था पहले हीरा। वो कौन कौन सा है प्रतापगढ़ में, एक तो केसरपुरा, एक मालपुरा, 2 क्षेत्रों में देखने को मिलता था। राजस्थान में अब इसका उत्पादन नहीं होता है भाई साहब, इसको आप याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है इनमें से किस जो है खनिज का उत्पादन अभी राजस्थान में बंद कर दिया गया है। उसके बाद आपको पता है पायराइट, पायराइट जो होता है वो जो है सलादीपुर नाम की एक जगह है सीकर में, वहाँ पर ये पाया जाता है, और ये एक उर्वरक खनिज है। कैसा खनिज है, उर्वरक खनिज है, याद रख लेना भैया। उर्वरक खनिजों को आप अलग से लिख लेना, मैंने वैसे ज़्यादातर लिख दिया है, प्रत्येक खनिज के साथ लिख दिया जो उर्वरक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से उर्वरक खनिज है, या फिर निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन बन कर आ सकता है, ठीक है ना। तो पायराइट एक उर्वरक खनिज है। उसके बाद पोटास जो है एक उर्वरक खनिज है, ये एक विस्फोटक खनिज भी है, ये विस्फोटक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है पोटास का। उसके बाद करें उत्पादक क्षेत्र गंगानगर का बीकानेर, और गंगानगर बीकानेर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रखना, ये गंगानगर बीकानेर क्षेत्र तो ऑलरेडी है, वेरी मोस्ट है। उसके बाद जोधपुर और नागौर, इसमें इसका उत्पादन किया जाता है। बात करें जिप्सम की और रॉक फॉस्फेट की, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे भैया, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, क्योंकि ये दोनों ही कैसे खनिज है, उर्वरक खनिज है। कैसे खनिज है, दोनों ही उर्वरक खनिज है, मैंने आपको बताया था, याद रख लेना, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट। बात करें सबसे पहले जिप्सम की, देखिए जिप्सम जो है उसको हम हरसोट सेल खड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्षारीय मृदा के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में काम में लिया जाता है। याद रखना क्षारीय मृदा के, देखो एक जो मृदा होता है उसका पीएच मान होता है 7। यदि इस तरह से अगर हम चलेंगे, यदि इसका जो है पीएच मान घटेगा तो ये होगी अम्लीय मृदा। कैसी होगी भाई साहब, अम्ल होगा, इसका क्षेत्र कैसा होगा, अम्लीय मृदा होगी। यदि इसका पीएच मान बढ़ा तो ये हो जाएगी आपकी क्षारीय मृदा। कैसी हो जाएगी, क्षारीय मृदा। तो जिन मृदाओं का पीएच मान बड़ा होता है, यानी कि 7 से 8, 9, 10 होता है, उनमें किसका उपयोग किया जाता है, उनमें किया जाता है जिप्सम का उपयोग, यानी कि उनमें किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग। समझ में आ गया। तो इसका जो निर्माण है वो क्षारीय मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में किया जाता है उपयोग। इसका रासायनिक उर्वरक के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम प्लास्टर करवाते हैं उसमें, और सेम समस्या में। अब सेम समस्या क्या है, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता सब बता देते हूँ। जो इंदिरा गांधी नहर जो आई थी, जैसे कि हमारा राजस्थान है और इसके जो पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आई थी, इस नहर की वजह से क्या हुआ था, क्योंकि राजस्थान में आई थी तो यहाँ पर जो है रेगिस्तान था, रेगिस्तान में लवड़ पाए गए थे। क्या होते लवड़, तो इसके जो अड़ोस पड़ोस की जो भूमि थी, ये वाली क्षेत्र ये उपजाऊ भूमि थी, लेकिन उपजाऊ होने के साथ साथ इसकी यहाँ पर लवड़ है, आपके क्या है लवड़, तो लवड़ होने के थोड़ा सा जो दलदल वाली भूमि आ गई थी, तो इन्होंने क्या किया, जो आपके जो लवड़ थे वो नीचे से, जो जमीन के नीचे से आकर के सतह पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण जो इसका भूमि का जो उपजाऊपन था वो खत्म होने लगा था। तो इस समस्या से निपटने के लिए भाई साहब क्या किया गया, इस समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। सेम समस्या से निपटने के लिए उत्पादन नागौर में होता है। उत्पादन का गोट मांगलो नागौर में, बदवासी सूरतगढ़, ये गंगानगर वाला क्षेत्र है, सूरतगढ़ इसमें होता है, ठीक है ना। तो उत्पादन बात करें तो नागौर में एक जगह है जिसका नाम है गोट मांगलो, तो बदवासी, और दूसरा है गंगानगर का सूरतगढ़ में, ठीक है ना। अगर बात करें और थोड़ा सा आगे, तो बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है कवास उतरलाई। तो बाड़मेर कौन सी जगह है भाई साहब, बाड़मेर में एक जगह कवास उतरलाई, और बीकानेर में है जामसर, लूणकरणसर, इन जगहों पर भी इनका उत्पादन होता है, ठीक है ना। इन जगहों पर भी इनका उत्पादन होता है। उसके बाद जोधपुर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मलीला क्षेत्र, और एक फलसूड़, जोधपुर में एक मलीला क्षेत्र फलसूड़ है, वहाँ पर इनका उत्पादन होता है। अब बात करें रेड होल की, देखो रेड होल किससे संबंधित है, रेड होल जो है जिप्सम के अवैध उत्पादन से संबंधित है। किससे, जिप्सम के अवैध उत्पादन से संबंधित है रेड होल। क्वेश्चन आ सकता है रेड होल से किससे संबंधित है। बात करें रेड होल है क्या चीज़ है, देखो ये आपका जो है राजस्थान का नक्शा है, और यहाँ पर आपका आ जाता है बाड़मेर। इस वाले क्षेत्र में एक इसका हवाई अड्डा था जिसका नाम था उतरतलाई हवाई अड्डा। क्या था, उतरलाई हवाई अड्डा। तो ये उतरलाई हवाई अड्डा था ना, यहाँ पर होता था किसका उत्पादन, यहाँ पर होता था भाई साहब जिप्सम का उत्पादन। लेकिन लोगों ने क्या किया, बाड़मेर के जो क्षेत्र के जो लोग थे, यहाँ के जो क्षेत्र के लोग थे, ये वाले क्षेत्र के जो, ये पीछे से आते थे, और जिस तरह से एक चूहा वो बिल बनाता है ना बिल, तो हवाई अड्डे के पास आते थे, तो ये गड्ढे खोद गए, इस तरह से गड्ढे खोद करके उनमें रात को आते थे चोरी छिपे, और जो है जिप्सम का सर्वाधिक जो है ले जाते थे, यहाँ से चुरा करके इसको ही ले जाते थे। तो चुरा करके लेके जाएंगे,
थोड़ा सा बात करें, हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ से चौड़ा चौड़ा करके लेके जाते थे, जिससे चूहा गड्ढे बनाता है छोटे छोटे, यानी कि होल बना देता है। इस तरह से होलों में इनको जाकर के छपा देते हैं, किसको, जिप्सम को। तो ये बाड़मेर के उत्तरलाई हवाई अड्डे से, बाड़मेर के उत्तरलाई हवाई अड्डे से वहाँ से इनको ये चुरा कर ले जाते थे, इसलिए ये अवैध खनन करते थे इस तरह से वो, इसलिए इनका अवैध खनन से संबंध है बाड़मेर का, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम रॉक फास्फेट। देखिए रॉक फास्फेट क्या है, ये एक अम्लीय भूमि के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाता है। किसकी, अम्लीय भूमि के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाता है। उसके बाद उत्पादन होता है इसका कहाँ, उदयपुर में होता है, जामरकोटड़ा, माटून। सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है, कहाँ से होता है, उदयपुर के जामरकोटड़ा या माटून से। तो सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है, उदयपुर के जामरकोटड़ा माटून से। भाई ज़्यादातर याद ना कर पाओ तो इतना तो याद कर ही लेना कि सर्वाधिक उत्पादन वाले क्षेत्र कौन से हैं। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना। बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा में पाया जाता है सालोपात, जयपुर में ऊंचरोल, सीकर में सालीदापुर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। रॉक फास्फेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। देखिए जो इसकी बिक्री है वो राजस्थान सरकार करती थी। इसकी ब्रांड का नाम है राजफोस, इसकी ब्रांड का नाम क्या है, राजफोस, समझिए। इसकी बिक्री राजस्थान सरकार करती थी। और सबसे बड़ी बात, रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन, रॉक फास्फेट सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान सरकार के द्वारा होता था, बिक्री राजस्थान सरकार के द्वारा होती थी। ब्रांड का नाम था राजफोस। और जो ब्रांड का जो कंपनी थी, किस ब्रांड की कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था RSMML, यानी कि राजस्थान स्टेट मिनरल्स मिली लिमिटेड, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका उत्पादन क्षेत्र था। इस कंपनी का ब्रांड था राजफोस, इस कंपनी का ब्रांड था राजफोस जो रॉक फास्फेट का उत्पादन करती थी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे संगमरमर। संगमरमर क्या है समझिए। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है, संगमरमर का याद रखना, सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है। सर्वाधिक खाने उदयपुर में मिलेंगे, इसलिए इसको व्हाइट सिटी के नाम से भी कहा जाता है। सर्वाधिक खाने कहाँ पर मिलेंगी, संगमरमर की उदयपुर में देखने को मिलेंगी। मात्रा के आधार पर इसका राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात भी किया जाता है, मतलब इसको जो है बेचा जाता है किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, भंडार के स्तर पर नहीं, मात्रा के आधार पर, याद रखना, सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। बात करें संगमरमर की जो मंडी है, संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर जो है मकराना नागौर का है, याद रखना, आपको पढ़ा ही होगा नहीं, मकराना एक पत्थर लगाओ सबसे अच्छा है। और बात करें मकराना जो है ना, आपको जो ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल में भाई साहब मकराना ही लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, मकराना लगा हुआ ताजमहल में। और बात करें थोड़ा सा इसकी, बात करें इसकी विक्टोरिया पैलेस की, तो विक्टोरिया पैलेस जो है कोलकाता का जो निर्माण जो हुआ, कोलकाता में निर्माण हुआ था विक्टोरिया पैलेस का, ये पश्चिम बंगाल में, इसमें भी मकराना पत्थर लगा हुआ है संगमरमर का, ठीक है ना। बात करें काला संगमरमर, देखो संगमरमर के प्रकार हैं, बस इनको भाई याद रख लें, इनको तो तुम याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है, वेरी मोस्ट है। सफेद संगमरमर राजसमंद नागौर में, बादामी जोधपुर में, सुनहरी जैसलमेर में, गुलाबी उदयपुर सिरोही में, हरा उदयपुर में, सतरंगी खादरा गांव पाली में, इस तरह से ये पाया जाता है। गुलाबी अगर बात करें तो गुलाबी पत्थर है गुलाबी इमारत की, तो गुलाबी जो इमारत जो है या फिर गुलाबी पत्थर है या फिर जो गुलाबी संगमरमर का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो आपको भरतपुर और धौलपुर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन गुलाबी संगमरमर का जस्ट थोड़ा सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें गुलाबी पत्थर, तो भाई साहब गुलाबी पत्थर का जो सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है, किसका, गुलाबी पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो भरतपुर से किया जाता है, बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों से, किसकी, बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों से किया जाता है, ठीक है ना। किसका, गुलाबी इमारती पत्थर का। जब चूंकि वहाँ पर गुलाबी इमारती पत्थर निकल रहा है तो थोड़ा बहुत गुलाबी संगमरमर भी वहाँ से निकल जाता है, इसलिए भरतपुर में गुलाबी इमारती पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गुलाबी संगमरमर का बहुत थोड़ा बहुत जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा भरतपुर में ही मिल जाता है, धौलपुर में भी ये मिल जाता है, लेकिन भरतपुर में सर्वाधिक है। और बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों से गुलाबी इमारती पत्थर देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना। गुलाबी इमारती पत्थर जो है बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों से, भरतपुर से गुलाबी इमारती पत्थर देखने को मिलेगा। याद करने की थोड़ी ट्रिक लगा लेना, आप ये खुद बना लेना। जैसे कि सपोज करो काला संगमरमर है, तो काली भैंस होती है, भैंस यानी कि भैंसलाना, तो भैंसलाना जयपुर काली भैंस। सफेद संगमरमर आपको पता है जो राजा महाराजा होते थे वो सफेद जो संगमरमर को सबसे अधिक पसंद करते थे, क्या, राजा। तो राजा से हो गया, क्योंकि राजा से ताजमहल बनवाया था उसने सफेद संगमरमर से ही तो बना हुआ है, तो राजा से हो गया राजसमंद। तो राजा महाराजा सफेद संगमरमर को सर्वाधिक पसंद कर देते, यानी कि राजसमंद और राज नागौर, ठीक है। बादामी की बात करें, बादाम का जिस तरह से मटमैला कलर होता है ना, मटमैला, तो इसी तरह की जो मिट्टी है वो जोधपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, जोधपुर में, मटमैली मिट्टी, इसलिए वहाँ पर जो है बादामी पाया जाता है। बादामी क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। सुनहरा या पीला, जो कि जैसलमेर को पता ही है, जैसलमेर सर्वाधिक सूरज चमकता है, सूरज का तापमान वैसे पीला ही तो दिखाई देता है हमको। पीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर रेत होती है, तो वहाँ से तुम जो है इमेजिन कर लेना। तो सुनहरा पीला जो क्षेत्र होता है उसको सुनहरा ही तो बोलते हैं, तो सुनहरा यानी पीला जो है जैसलमेर में देखने को मिलेगा आपको। बात करें गुलाबी की, देखिए गुलाबी की अगर बात करें तो गुलाबी आपको उदयपुर सिरोही में मिलेंगे। समझिए राजस्थान के जो नक्शे में, देखो गुलाबी की ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। एक राजस्थान का नक्शा लीजिए,
ऐसे राजस्थान के नक्शे में यहाँ पर आपको मिलेगा उदयपुर, ठीक है ना, उदयपुर मिल गया। और यहाँ पर आपको मिलेगा राजसमंद, क्या मिलेगा, राजसमंद। तो भाई साहब राजसमंद में, राजसमंद उदयपुर के ऊपर ही तो है, ये आपका हो गया उदयपुर। तो राजसमंद उदयपुर के ऊपर ही तो कौन से क्षेत्र में पड़ जाते हैं, ये पड़ जाते हैं आपके दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ गए दोनों। किस में पड़ गए, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। तो राजसमंद जो है, राजसमंद जो है उदयपुर में ही तो है ऊपर, उदयपुर के ऊपर है राजसमंद। और राजसमंद में गुलाब की खेती की जाती है, याद रखना। राजसमंद किसकी खेती की जाती है, गुलाब की खेती। तो भाई साहब राजसमंद में तो की जाती है गुलाब की खेती, और गुलाबी जो संगमरमर देखने को मिलता है वो इसके नीचे देखने को मिलता है उदयपुर में। तो आप इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देख लेना, गुलाब की खेती राजसमंद में और गुलाबी जो पत्थर देखने को मिलेगा वो उदयपुर में देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा और ट्रिक लगा लें, दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, दोनों ही क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करें हरा, उदयपुर में हरा है, जैसे कि अब देखो गुलाबी तो आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, गुलाबी उदयपुर में, क्योंकि राजसमंद में है गुलाबी की खेती पाई जाती है, और गुलाब की खेती राजसमंद में पाई जाती है। राजसमंद के जस्ट नीचे उदयपुर है, उदयपुर में पाया जाएगा गुलाबी संगमरमर, ठीक है। बात करें हरा, हरा कैसे याद करोगे, देखो उदयपुर में जो सर्वाधिक जो वन होते थे, क्या होते थे, वन होते थे, कि राजा महाराजा जो हमारा महाराणा प्रताप थे वहीं पर जाकर जो छिपते थे, और जो तुम्हारा उदय सिंह था वहीं वनों में जाकर के छिप जाता था पहाड़ियों में। तो वन कैसे होते हैं, हरे होते हैं, इसलिए जो हरा संगमरमर है वो भी कहाँ पर पाया जाता है, वो भी आपको उदयपुर में पाया जाता है। बात करें सतरंगी, तो सतरंगी आप याद कर लेना, सतरंगी आपको खादरा गांव पाली में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक तो मैंने यही आपको सामने निकाल के बता दिया। इस तरह से हम निकाल सकते हो, बहुत सारी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आ सकता हूँ, लेकिन भाई कुछ नहीं होता इन ट्रिकों से। बस हम जैसे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन डिटेल वाली ट्रिकों को याद रख लेना, ये काम आ जाती है, इनको हम कभी कभी याद कर लेते हैं, याद आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए बीच बीच में मैंने थोड़ी सी बता दी है, इनको याद कर लेना। बात करें ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट क्या है, ये सबसे महंगी इमारती पत्थर है, सबसे महंगा इमारती पत्थर है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का नाम सुनते ही जो है औरत होती है ना, औरतें या फिर विशेषकर कोई हो, औरत हो या फिर आदमी हो या फिर कोई मानव हो या फिर मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो मतलब, तो उनके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट सबसे महंगा पत्थर है। जो ग्रेनाइट यदि घरों में लग जाए ना तो बात कुछ अलग ही मजेदार हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रेनाइट कुछ ना कुछ तो महंगा ही है। बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट सर्वाधिक जालौर में पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जालौर को। बात करें छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर का क्षेत्र है, छप्पन की पहाड़ियों वाला क्षेत्र। तो सिवाना बाड़मेर का क्षेत्र, छप्पन की पहाड़ियों वाला क्षेत्र, वहाँ पर सर्वाधिक ये देखने को मिलेगा इसका उत्पादन, ठीक है ना। और छप्पन की पहाड़ियों का एक उपनाम है जिसका नाम है ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, इसलिए छप्पन की पहाड़ियाँ सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन छप्पन की पहाड़ियों में मिलता है देखने को, तो लेकिन जालौर से ज़्यादा नहीं मिलता, याद रखना। बहुत ज़्यादातर मिल जाता है उत्पादन देखने को सिवाना बाड़मेर में, लेकिन जालौर से ज़्यादा नहीं मिलता जो उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हम ग्रेनाइट की इनको पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, छप्पन की पहाड़ियों को। और छप्पन की पहाड़ियों को गुलाबी ग्रेनाइट जो है, गुलाबी ग्रेनाइट उसका उत्पादन करती है कौन, छप्पन की पहाड़ियाँ। तो गुलाबी ग्रेनाइट का उत्पादन कौन करती है, यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट का उत्पादन छप्पन की पहाड़ियाँ करती हैं भाई साहब, याद रख लेना। यानी कि सिवाना बाड़मेर की छप्पन की पहाड़ियाँ गुलाबी ग्रेनाइट का उत्पादन करती हैं। बात करें जालौर की, तो जालौर में एक जगह है बाबरमाल, क्योंकि जालौर में सर्वाधिक ग्रेनाइट पत्थर देखने को मिलता है। तो जालौर में एक जगह है जिसका नाम बाबरमाल, और बाबरमाल में भी गुलाबी ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है। पीला ग्रेनाइट, पीला मिलेगा पीथाला गाँव जैसलमेर। पी से देखो इसको याद रख लेना, पीला और पीथाला एक थोड़ा सा सेम हो रहा है, पीला और पीथाला। तो पीला पीथाला कहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा। बात करें कोयला की, देखिए कोयला जो है कोयला विश्व में औद्योगिक विकास का सबसे आधारभूत ऊर्जा संसाधन है। किसका, औद्योगिक विकास का, क्योंकि आपको पता है उद्योगों में कोयला का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है कोयला। कौन कौन से होते हैं समझिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और एंथ्रेसाइट। पीट की बात करें तो ये सबसे बेकार होता है पीट। और बात करें एंथ्रेसाइट की, तो एंथ्रेसाइट जो होता है आपका सबसे अच्छा होता है, यानी कि उच्च गुणवत्ता का होता है एंथ्रेसाइट। बात करें अगर हम लिग्नाइट की, तो राजस्थान में जो है लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और कब से होने लग गया है, ये टर्सरी युग से, यानी कि टर्सरी युग था, आप पढ़ोगे टर्सरी युग आता है। तो टर्सरी युग जो राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में पढ़ोगे तो उससे आता है टर्सरी युग। मैं इसको समझा दूंगा बाद में जो भौगोलिक विभाजन पढ़ाऊंगा, लेकिन टॉपिक जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक खत्म हो जाए और आप जो है जल्दी से जल्दी आपका टाइम भी बच जाए, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और आप अच्छी से इनको कवरेज कर लें, याद कर लें, ठीक है ना। तो टर्सरी की गुफाओं में देखने को मिलेगा। बात करें क्षेत्र कहाँ पर मिलता है, यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और यह तैतीस सागर का प्रमाण है। मैंने आपको पहले ही बताया था, तैतीस सागर जो है आपको पश्चिमी मरुस्थल जो है ना, पश्चिमी मरुस्थल है, वहाँ पर आपको तैतीस सागर देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी मरुस्थल में ये तैतीस सागर में यहाँ पर इसका प्रमाण है, तैतीस सागर के प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है ना। क्या, कोयला।
बात करें कौन सी चट्टान से मिलता है, ये अवसादी चट्टानों में मिलता है, यानी कि कोयले की चट्टान होती है उसका नाम है अवसादी चट्टान, ठीक है ना। बात करें इसका कारण क्या होता है, देखो अगर कोयले का कायंत्रण कर देते हैं तो वो ग्रेफाइट में बदल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कायंत्रण कर देते हैं तो वो हीरा बन जाता है भाई साहब। तो यदि कोयले का जब हम कायंत्रण कर देते हैं तो ग्रेफाइट बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कायंत्रण करने पर हीरा बन जाता है, ठीक है ना। उत्पादन क्षेत्र की अगर बात करें तो बीकानेर का एक क्षेत्र, बीकानेर के 3 क्षेत्र हैं, यानी कि बीकानेर का कौन कौन से, पलाना, बिठनौक और बरसीहार, पलाना, बिठनौक और बरसीसर। बात करें बाड़मेर की, बाड़मेर के भी 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, कर्पूरी, जलिया, गिरल, कर्पूरी, जलिया और गिरल, सॉरी ये जलिया नहीं है, जलीपा है भाई साहब। तो बाड़मेर में तभी कह रहा है, ये जलिया मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं। तो बात करें बाड़मेर के, तो बाड़मेर के कपूरी, जलीपा और गिरल, कपूरी, जलीपा और गिरल, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा कोयला। नागौर में मिलेगा मेड़ता रोड और 11, नागौर में मेड़ता रोड 11, ठीक है ना। बात करें आगे पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं समझिए। अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं, अपसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। और बात करें हम जो कि तुम्हारा ये है कोयला है, कोयला किस कैसी चट्टानों में पाया जाता है, वो भी अपसादी चट्टानों में पाया जाता है भाई। कोयला हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये सारे सारे आपको अपसादी चट्टानों में पाए जाएंगे, ठीक है ना। बात करें अगले पॉइंट की, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी, हाँ सॉरी, राजस्थान में सबसे पहले जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो खोज की थी वो थी हेरोन मोदय। हेरोन मोदय ने ये नागौर की जाइल क्षेत्र में इन्होंने खोज की थी। अब नागौर वाले क्षेत्र में क्यों की थी समझिए, क्योंकि जो हेरल मोदय थे वो अरावली की भूगर्भिक अध्ययन कर रहे थे। अरावली का जो भूगर्भिक अध्ययन होता है, यानी कि अरावली का भूगर्भिक अध्ययन कर रहे थे कौन, आपके हेरन महोदय। तो भूगर्भिक अध्ययन कर रहे थे, ये कोई विशेषज्ञ नहीं है पेट्रोलियम के, बट ये तो अकस्मात निकल के आ गया था। जब भूगर्भिक अध्ययन कर रहे थे ना, तो हेरन महोदय के सामने पता चला कि नागौर के जायल क्षेत्र में जो है पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार मिला उनको, पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार मिला उनको, अकस्मात इनको देखने को मिल गया, इसलिए इनको इनका जनक कहा जाता है। जब इनको भंडार मिला तो राजस्थान सरकार को पता चला, राजस्थान सरकार को पता चला तो क्या हुआ, आज़ादी के बाद हवाई सर्वेक्षण करवाया गया। जिस तरह से यहाँ पर पेट्रोल के भंडार मिल गए, ये हवाई जहाज है, तो यहाँ पर एक वो होता था हवाई सर्वेक्षण। क्या होता है देखो, यहाँ पर हो गया तुम्हारी ये अपसादी चट्टान, यहाँ पर आपको मिल गया पेट्रोलियम के भंडार, यहाँ से ये हवाई जहाज आएगी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, छोटा सा एक माइक्रो कैमरा लगा होता है जो कि बहुत तीव्र सेंसर युक्त कैमरा होता है, वो इसको नोटिस कर लेता है, वो इसको सेंसर से बता देता है कि यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ तेल के पदार्थ हैं। जब उनका सर्वेक्षण किया, हमको मिल गए क्या, हमको क्या मिल गए, तेल के क्षेत्र मिल गए। तो उन्होंने क्या किया, राज्य में तेल क्षेत्र बनाने लग गए, तेल बेसिन बनाए गए। तो कौन कौन से तेल बेसिन बनाए गए, 4 तेल क्षेत्र बनाए गए, समझिए 4 तेल क्षेत्र कौन कौन से थे। और इस बात को समझ लें, जब पेट्रोलियम पदार्थ मिलने लगे हमको, तो राज्य में क्या हुआ, हवाई सर्वेक्षण हुआ। हवाई सर्वेक्षण हो गया तो तेल क्षेत्र बनने लगे, यानी कि तेल बेसिन बनने लगे। कौन कौन से थे, जैसलमेर तेल बेसिन, दूसरा था बाड़मेर सांचौर, यानी बाड़मेर से लेकर के सांचौर के क्षेत्र में पड़ने वाला तेल क्षेत्र या फिर जो पेट्रोलियम पदार्थ, बाड़मेर सांचौर। उसके बाद बीकानेर नागौर वाला क्षेत्र, एक आपका विंध्य तेल क्षेत्र, यानी कि विंध्य तेल बेसिन। कंफ्यूज मत होना भाई, विंध्य जो होता है ये आपका हड़ौती वाला क्षेत्र है। कौन सा है, हड़ौती क्षेत्र को हम विंध्य क्षेत्र कहते हैं, याद रखना, हड़ौती क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विंध्य क्षेत्र कहते हैं। ओके, उसके बाद जब तेल क्षेत्र बन गया तो तेल का उत्पादन होगा, तेल के कुएं भी बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, तेल के कुएं बनाए जाएंगे। याद रखना, तेल के कुएं 2 कारणों से बनाए जाते हैं। कितने कारणों से, 2 कारणों से तेल के कुएं बनाए जाते हैं। 2 कारण कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है देखो भाई, भंडार ढूंढने के लिए, यहाँ पर भाई भंडार है क्या नहीं है, इसलिए तेल के कुएं बनाए जा सकते हैं भंडारों की वजह से। दूसरा व्यावसायिक दृष्टि से, अगर हमको उत्पादन करना है किसका, पेट्रोलियम पदार्थों को, तो उत्पादन के लिए भी हमको क्या बनाने पड़ेंगे, तेल कुएं। इस तरह से हम 2 तरीके से, 2 कारणों से तेल के कुएं बना सकते हैं। अब बात करें पहले कारण से तेल का कुआं कब बनाया गया और दूसरे कारण से तेल का कुआं कब बनाया गया। देखिए, तेल क्षेत्र बेसिन में तेल के कुएं भंडारों का पता लगाने तथा उत्पादन के लिए खोदे गए हैं। पहला तेल कुआं गोड़ा मलानी क्षेत्र में बनाया गया था, जिसको हम गोड़ा तेल कुआं कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला तेल कुआं बनाया गया था गोड़ा मलानी क्षेत्र, गोड़ा तेल कुआं। बात करें ये किसके लिए बनाया गया था, ये भंडार का पता लगाने के लिए बनाया गया था। किसके लिए, भंडार का पता लगाने के लिए। बात करें राजस्थान में व्यावसायिक दृष्टि से जो तेल कुआं बनाया गया था, प्रथम तेल कुआं वो आपका मांगला क्षेत्र था। कौन सा था, मांगला क्षेत्र था, बाड़मेर का था मांगला क्षेत्र। और वहां पर जो तेल का कार्य किया गया था वो 29 अगस्त 2009 को, कब किया गया था, 29 अगस्त 2009 को तेल का कार्य किया गया था। और जो किसने किया था, पहली बार इसका कार्य किया था केयर्न एनर्जी कंपनी। ये केयर्न एनर्जी कंपनी थी, इस केयर्न एनर्जी कंपनी ने तेल का क्षेत्र का कार्य किया था। और
कहाँ की कंपनी थी ये कंपनी थी स्कॉटलैंड की, याद रखना ये कंपनी कहाँ की थी, स्कॉटलैंड की कंपनी थी। बात करें आगे का क्षेत्र कौन सा है, आगे हमारे राजस्थान के प्रमुख तेल कुएं कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए राजस्थान के प्रमुख तेल कुएं याद रख लेना भाई कौन कौन से हैं, ठीक है ना। बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कौन कौन से देखने को मिलेंगे, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, यानी कि MBA वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, MBA क्षेत्र। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से MBA किन क्षेत्रों की जो है सीरीज है, तो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या इस क्षेत्र में। दूसरा कौन सकता है बाड़मेर में, तुकाराम आपटे, तुकाराम आपटे एक ही है याद रखना, तो तुकाराम आपटे इसमें मिल सकता है। शक्ति, विजया, प्रथमा, रागेश्वरी, ये सारे तेल कुएं आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बाड़मेर में, ठीक है ना। ये सारे के सारे तेल कुएं आपको बाड़मेर में देखने को मिलेंगे। बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में एक क्षेत्र है, कौन, जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको तेल कुएं देखने को मिल सकते हैं। जैसलमेर में कौन कौन से मिलेंगे देखिए, जैसलमेर में मिलेंगे भाई साहब आपको तनोट, दूसरा घोटारू, फिर मणिहारी टिब्बा। अब तनोट और घोटारू की अगर बात करें तो आपको घोटारू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। घोटारू का जो क्षेत्र है, यहाँ पर घोटारू एक जगह है और वहाँ पर आपको तेल का कुआं मिला था, वहाँ पर तेल का कुआं बनाया गया था। तो इस घोटारू क्षेत्र में देखिए हीलियम गैस के भंडार सर्वाधिक जो है हमको देखने को मिले थे, घोटारू में सर्वाधिक जो हीलियम गैस के भंडार देखने को मिले थे। दूसरा, घोटारू में एक पार्क बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, पार्क बनाया जा रहा है। और ये पार्क की खासियत क्या है, पार्क की खासियत है समझिए, पार्क जो है आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ पार्क जो है यहीं पर बना हुआ है। उस पार्क में क्या लिखा हुआ है, उस पार्क में इंडिया का नाम लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है इंडिया। जब हम आसमान में जाते हैं तो इंडिया लिखा हुआ पार्क हमको घोटारू में, जैसलमेर में देखने को मिल जाता है। दूसरा हमारा नागौर के पूनम क्षेत्र में हमको तेल कुआं हमें बनाया गया है, नागौर के पूनम क्षेत्र में। अब एक टॉपिक अपना बचा है, वह है लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, जिसका नाम है रिफाइनरी। रिफाइनरी क्या है समझिए, रिफाइनरी जो है आपका पचपदरा नाम की जगह है बाड़मेर में, वहाँ पर रिफाइनरी खोली गई है। एक क्या है रिफाइनरी, एक संयुक्त परियोजना है, क्या है संयुक्त परियोजना है। तो रिफाइनरी एक संयुक्त परियोजना है और किस किस की समझिए, रिफाइनरी संयुक्त परियोजना है आपकी राजस्थान सरकार की और HPCL की, किसकी, राजस्थान सरकार की और HPCL। HPCL क्या है समझिए, HPCL का मतलब है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, क्या है, कंपनी है HPCL। और वर्तमान में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय वर्तमान में शायद आपको महाराष्ट्र मुंबई में देखने को इसका मुख्यालय मिलेगा, महाराष्ट्र मुंबई में इसको मुख्यालय है। और लगभग आज 10,000 से लेकर के 12,000 जो है इसमें वर्कर काम करते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी ठीक ठाक कंपनी है, काफ़ी पैसे वाली कंपनी है। अब इसका योगदान की बात करें तो राजस्थान सरकार का 26% इसका हिस्सा है, राजस्थान सरकार में 74% है आपको HPCL का हिस्सा, किसमें, रिफाइनरी में, ठीक है। बात करें रिफाइनरी की, रिफाइनरी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसमें 43,129 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, कितना, 43,129 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। बात करें BS6 की, तो ये जो है BS6 पे आधारित कंपनी है और जो पहली रिफाइनरी कंपनी बनाई गई थी वो रिफाइनरी कंपनी जो है समझिए, पहली रिफाइनरी कंपनी की विशेषता क्या है, पहली रिफाइनरी कंपनी जहाँ रिफाइनरी प्लस पेट्रोलियम जो है केमिकल्स कॉम्प्लेक्स बने हैं, वो पहली रिफाइनरी कंपनी बनाई गई थी। तो पहली रिफाइनरी कंपनी है समझिए, यह BS6 पर आधारित है, किस पर, BS6 पर आधारित है। और पहली रिफाइनरी कंपनी जहाँ पर बनी थी वहाँ पर एक तो रिफाइनरी खोली गई थी और साथ में पेट्रोलियम केमिकल्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए थे। तो ये विशेष बात है, याद रखना, जहाँ पर एकमात्र ऐसी रिफाइनरी कंपनी है जहाँ पर रिफाइनरी भी खोली गई थी, साथ में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स भी खोले गए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये हो गया आपका कौन सा, राजस्थान में खान एवं खनिज। तो राजस्थान में खान एवं खनिज वाला टॉपिक आज मैंने आपको करा दिया है। लगभग आपका जो वीडियो 1 से 1.5 घंटे हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, और आपसे निवेदन है कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, जहाँ पर दोस्तों को इसकी ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर भी कर दिया करो। सारे के सारे मैं आपके लिए नोट्स लेके आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, 100% मैं आपके लिए दे रहा हूँ। चाहे मैं इस पर भी फोकस नहीं करता कि मेरा जो चैनल है छोटा है या बड़ा है, लेकिन भाई छोटा हो या बड़ा हो, आपको अच्छा मैटर जहाँ से मिलेगा आप वहीं से तो देखोगे, तो आपको अच्छा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसको जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कोई वीडियो का अगला टॉपिक लेके आएंगे अच्छा सा जो डिफिकल्ट हो और उसको सरल अंदाज में हम समझाने की कोशिश करेंगे, और आप इसके नोट्स जो है बना लेना और उनको अध्ययन कर लेना और आपकी जो है तैयारी को अच्छी तरह से मजबूत रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए ये वीडियो की क्लास है और वीडियो की